कुछ घंटों में यास तूफान तटीय इलाकों से टकराएगा। बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं, जहां पर ओडिशा और साथ ही बंगाल में तटीय इलाकों से टकराएगा और 8 राज्यों पर यास तूफान का असर दिखाई देगा। दोपहर के बाद यास तूफान के और भी ज्यादा खतरनाक होने की आशंका। कोलकाता भुवनेश्वर का एयरपोर्ट भी आज बंद रखा गया है। बड़ी जानकारी, तो 8 राज्यों पर इसका जो असर है वो सीधे तौर पर दिखाई देगा। तेज आंधी, तूफान और वज्रपात, भारी बारिश की संभावना। तो बिहार और झारखंड में भी इसका असर दिखाई देगा। अलर्ट जारी कर दिया गया है, येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की ओर से। तो कुछ घंटों में यास तूफान की तटीय इलाकों में एंट्री हो जाएगी, यानी कि तटीय इलाकों से टकराएगा। तो यास तूफान का सीधा असर 2 तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं किस तरीके से समुद्र में जो हलचल है वो दिखाई दे रही है। हालांकि ओडिशा की अगर हम बात करें, भारी बारिश वहां पर लगातार जारी है और तेज हवाओं के साथ जो आंधी है वो भी चल रही है। तो यास तूफान का असर चलिए, अब आपको जो तस्वीरें हम दिखाएंगे वो ओडिशा के भद्रक की है। आपकी टीवी स्क्रीन पर हम उन तस्वीरों के जरिए आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से पूरे इलाके में तेज हवा चल रही है। यहाँ तक कई पेड़ हवा के आगे झुक गए हैं, लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया गया है। और आप देखिए किस तरीके से जो तेज हवा, आंधी है और भारी बारिश की ये तबाही, तो लोगों को सुरक्षित स्थान पर भी पहुंचाया गया है। बंगाल में भी तटीय इलाकों से टकराएगा। ओडिशा की तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। यास तूफान का जो असर है वो दिखाई दे रहा है। तो किस तरीके से यास तूफान तबाही मचा रहा है वो तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। भुवनेश्वर से मौसम वैज्ञानिक उमाशंकर दास ने यास तूफान की स्थिति की ताजा जानकारी दी है। देखिए, that we are expecting, since it's moving at a speed of 15 km/h in northwest direction, we are expecting it will reach the coast very near and make landfall process will start during noon hour of today. And during the landfall process, wind speed will be around 130 to 140, gusting up to 150 kmph. यास तूफान के संभावित खतरे को देखते हुए बिहार में अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने इसे लेकर यह कहा है कि 24 से 48 घंटे में मध्यम बारिश के साथ वज्रपात की आशंका है। इसके साथ ही उत्तर बिहार में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा को लेकर भी अलर्ट किया गया है। इस दौरान आने वाले समय में दिन के तापमान में लगातार गिरावट देखी जाएगी। यास चक्रवात को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए कहा कि ये लगातार उत्तर और उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ रहा है। अगले 12 घंटे में ये प्रचंड चक्रवात का रुख ले लेगा, लेकिन बिहार में इसका मामूली प्रभाव बना रहेगा। बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न चक्रवाती तूफान का पटना जिला में भी 26 मई से 30 मई तक प्रभाव पड़ने की संभावना है। तूफान के संभावित खतरे को देखते हुए सीएम भी सख्त निर्देश उन्होंने दिया है। इसे लेकर समीक्षा बैठक में सीएम ने अधिकारियों से जारी तैयारी जो है उसकी जानकारी ली और पटना के सभी अस्पतालों में वैकल्पिक बिजली का इंतजाम रखने का निर्देश दिया है। साथ ही एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को अलर्ट पर रखा गया है। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रितेश हमारे साथ पटना से लाइव जुड़ चुके हैं। रितेश, क्या कुछ जानकारी, बैठक भी ली सीएम ने जिसके बाद निर्देश भी दिया गया है, और सीधे तौर पर नितेश आपसे ये जानना चाहेंगे कि किस तरीके से एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को अलर्ट पर रखा गया है, क्या कुछ तैयारी? बिल्कुल, तैयारी जो है बिहार सरकार की वो मुकम्मल है। खुद नीतीश कुमार तमाम चीजों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कल ही एक हाई लेवल मीटिंग हुई, तमाम विभागों के जो अधिकारी हैं या मुख्य सचिव हैं उस बैठक में शामिल हुए। और बिहार में इस वक्त अगर बात करें तो ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा सभी जो विभाग हैं वो हाई अलर्ट पर हैं। चाहे बात करें सभी जिलों के जिला प्रशासन की, उन्हें भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। इसके अलावा स्वास्थ्य महकमे की बात करें तो स्वास्थ्य महकमा भी पूरी तरीके से तैयार है। चाहे सदर अस्पताल हो या सभी पीएचसी हो, वहां पर सारी व्यवस्थाएं की गई हैं ताकि अगर तूफान अपना कहर बरपाता है
तो तैयार रहा जा सके और फौरन लोगों को इलाज दिया जा सके। इसके अलावा जो नगर परिषद है, नगर निगम है, उन्हें भी हाई अलर्ट पर रखा गया है, यानी तेज बारिश होने की आशंका जताई जा रही है। तो अगर जल जमाव होता है तो फौरन उसकी निकासी सुनिश्चित हो, इसके लिए भी ये विभाग तैयार है। इसके अलावा पेड़ गिरने की भी आशंका जताई जा रही है, तो इसकी वजह से सड़क जाम ना हो, किसी तरह का नुकसान ना हो, तो तमाम तरह की चीजें जो हैं वो तैयार की गई हैं। बिजली विभाग की बात करें तो इसे भी हाई अलर्ट पर रखा गया है, क्योंकि काफी तेज गति से हवाएं चलेंगी। आशंका है कि तार टूटेंगे, बिजली की आपूर्ति बाधित हो सकती है, लेकिन इसे भी हाई अलर्ट पर रखा गया है ताकि बिजली की जो आपूर्ति है वो सुनिश्चित हो सके और अस्पतालों में निर्बाध तरीके से बिजली पहुंचे। इसके अलावा एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की बात करें तो कुल 22 टीमें जो हैं उनकी तैनाती की गई है। आज से इनका डिप्लॉयमेंट शुरू हो चुका है और एक टीम में अगर बात करें तो कम से कम 45 जो हैं एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के लोग हैं। पूरी तरीके से कहा जा सकता है कि यानी कि तैयारी जो है वो पूरी तरीके से मुकम्मल कर ली गई है। मैं आपके पास लौटूंगी। कुमार चंदन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लाइव। कुमार चंदन, क्या कुछ जानकारी झारखंड में किस तरीके से जो अलर्ट है वो जारी किया गया, क्या कुछ तैयारी की गई है, एनडीआरएफ की टीम को तैनात कर दिया गया है? देखिए, बिल्कुल झारखंड में कल देर शाम मुख्यमंत्री ने खुद आपदा प्रबंधन विभाग की बैठक ली और तमाम जानकारियों से उन्होंने अवगत कराया गया। आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव भी उसमें मौजूद थे, आपदा विभाग के मंत्री थे, बाकी सभी विभाग के लोग मौजूद थे और झारखंड के आपदा विभाग के सचिव लगातार केंद्र के संपर्क में हैं और मुख्य रूप से जो झारखंड के 6 जिले जहां ज़्यादा इसका असर देखने की बात सामने आ रही है, उन जिलों में विशेष तौर पे हाई अलर्ट किया गया है। राजधानी रांची में भी सुबह से आप मेरे ठीक पीछे देखेंगे तो बारिश लगातार हो रही है, बूंदाबांदी जो है, मौसम देखेंगे तो हालांकि कल शाम से ही ये करवट ले चुका है, लेकिन बारिश लगातार रांची में हो रही है और विशेष तौर पे अलर्ट की अगर बात करें तो स्वास्थ्य विभाग से लेकर बिजली विभाग तक को अलर्ट किया गया है और सभी जिले के उपायुक्तों को ये निर्देश है कि वो कोऑर्डिनेशन बनाएं, क्योंकि इस दौरान अगर बिजली बाधित होती है तो कोविड काल है, ऐसे में अस्पतालों में ऑक्सीजन सप्लाई बाधित न हो, ऑक्सीजन प्लांट को बिजली की दिक्कत न हो, इसके अलावा अस्पतालों में बिजली की समस्या न हो, इसको लेकर विशेष तौर पर चौकसी बरती जाए। इसके अलावा सड़कों पर जब आंधी तूफान जैसी हवाएं चलेंगी, हालांकि राजधानी रांची में तो जो संभावना है कि दिन में 50 किलोमीटर की रफ्तार से ये हवाएं होंगी, शाम होते होते ये बढ़कर 70 से 80 किलोमीटर की रफ्तार होगी, लेकिन बाकी जो 6 मुख्य रूप से प्रभावित जिले हैं उन जिलों में हवा की रफ्तार 120 किलोमीटर तक हो सकती है और ऐसे में अगर सड़कों पे परिचालन पेड़ गिरते हैं या और अन्य समस्याएं आती है तो उसके लिए भी टीमें बिल्कुल कुमार चंदन, ये तो आपने जानकारी दी कि किस तरीके से झारखंड में जो इंतजाम है वो किए गए हैं, लेकिन सीधे तौर पर उड़ीसा की अगर हम बात करें, कोलकाता की बंगाल की खाड़ी से ये टकराएगा, उसके बाद किस तरीके की स्थिति पैदा होगी वो भी जानकारी आपसे चाहेंगे। देखिए, ये सभी तैयारियां उसी को लेकर है, जब ये स्थितियां पैदा होंगी उसके बाद क्विक रिएक्शन, जो रिस्पांस टाइम है वो बहुत कम हो और अस्पतालों में या ऑक्सीजन प्लांट जहां है वहां पे बैकअप तैयार करने को कहा गया है कि अगर वो परिस्थितियां बनती है, बिजली बाधित होती है, तो उसके लिए 48 घंटे से 72 घंटे तक का बिजली बैकअप वहां तैयार हो, ताकि बिजली किसी भी रूप में हो उन ऑक्सीजन प्लांटों में बाधित न हो और वहां से सप्लाई चेन जो है वो अस्पतालों तक वो न टूटे। इसके अलावा अगर इस तरह की हवाएं चलती है, बारिश होती है और उसके बाद सड़कों पर अगर किसी तरह की, बिल्कुल कुमार चंदन, यानी कि पूरी तरीके से स्थिति को कंट्रोल करने की जो मुकम्मल कोशिशें हैं वो झारखंड में भी पूरी कर ली गई है। रितेश, बिहार में फिलहाल मौसम कैसा बना हुआ है? चूंकि भारी बारिश, वज्रपात, आंधी तूफान, लोगों को कहीं ना कहीं ये डर सता रहा है कि उनके जिले का क्या हाल होगा। बिल्कुल, बिहार के मौसम की बात करें, पटना की मौसम की बात करें प्रीति, तो अब धीरे धीरे यास तूफान ने असर दिखाना शुरू कर दिया है। देखिए, अभी भी थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी जो है वो शुरू हो चुकी है और रह कर बूंदाबांदी हो रही है। इसके अलावा टेम्परेचर की बात करें तो पिछले 5 से 7 दिनों की अगर बात करें तो काफी ज्यादा तापमान हुआ करता था, 40 डिग्री सेल्सियस से पार होता था, लेकिन आज के टेम्परेचर की बात करें तो 5 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा की गिरावट आ गई है। इसके अलावा चंदन ने जिस तरह से बताया कि हॉस्पिटल्स झारखंड में जिस तरह से पूरी तरीके से तैयार है, उसी तरह से बिहार में भी तस्वीर देखने को मिल रही है। सभी जिलाधिकारियों को यह निर्देशित किया गया है, जिला प्रशासन को निर्देशित किया गया है कि किसी भी सूरत में
जो अस्पताल है वहां पर बिजली की आपूर्ति जो है वो बाधित नहीं होनी चाहिए। ऑक्सीजन जो प्लांट्स है वहां पर बिजली की जो आपूर्ति है वो सुनिश्चित हो, और इसके लिए सभी अस्पतालों में जनरेटर की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा जो क्विक एक्शन जो टीम है बिजली विभाग की वो भी निकली है, ताकि सड़कों पर जब तार गिरे, पेड़ गिरेंगे और तार टूटेंगे तो उसे फौरन बहाल किया जा सके। इसके अलावा अगर बात करें रेलवे प्रशासन की, तो बिहार से होकर गुजरने वाली जो हावड़ा से ट्रेनें आती हैं, लगभग 18 जोड़ी जो ट्रेनें हैं उनको कैंसिल कर दिया गया है। 4 जोड़ी जो स्पेशल ट्रेन हैं उन्हें भी कैंसिल कर दिया गया है। खास तौर पर जो भी नदी के इलाके हैं वहां पर विशेष चौकसी बरती जा रही है, और बिहार में इसका असर जताया जा रहा है कि जो सीमांचल इलाके हैं वहां पर ज्यादा इस तूफान का प्रभाव हो सकता है। इसके अलावा बार बार अखबारों के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से जो सरकार है, आपदा विभाग है, वो लोगों से अपील कर रहे हैं कि खुले में आप ना जाएं, क्योंकि थंडर स्टॉर्म की भी आशंका जताई जा रही है। कई जगहों पर हेवी वज्रपात की आशंका जताई जा रही है। ऐसे में लोगों से कहा गया है कि बगैर काम के आप सड़कों पर ना निकलें, पेड़ के नीचे ना जाएं या खेतों में, क्योंकि अभी गेहूं का जो फसल है वो कट चुका है, तो खेतों में अभी जुताई है, निराई है, गुड़ाई है, तो इन तमाम चीजों से बिल्कुल रितेश, यानी कि जो तैयारी है वो पूरे तरीके से कर ली गई है। और फिलहाल जो मौसम है, कहा जा सकता है जैसे कि आप जानकारी दे रहे हैं कि पटना में बूंदाबांदी भी शुरू हो गई है। आपका शुक्रिया रितेश तमाम जानकारी देने के लिए। कुमार चंदन, आपका भी शुक्रिया तमाम अपडेट